ऐसे एमसीक्यू है जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं सीएचओ का एग्ज़ाम, ईएसआईसी का एग्ज़ाम, उनमें फिर से रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का भी डिटेल से हम रिव्यू आज के सेशन में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मिड डे मील प्रोग्राम। अपने को पूछा गया है कि मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये देखने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। मिड डे मील प्रोग्राम या जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एमडीएम प्रोग्राम। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 1995 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव माल न्यूट्रिशन को कम करना था या माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना था। तो ये नहीं था। इस प्रोग्राम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनकी संख्या को बढ़ाना, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा एनरोलमेंट हो बच्चों का, इस पर्पज़ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देन इस प्रोग्राम में बच्चे को एडिशनल फूड दिया जाता है। एडिशनल फूड मीन्स जो उसको घर पे फूड देते हैं बच्चे को, जो घर पे डाइट दी जाती है उससे ये एक्स्ट्रा होता है। जो होम डाइट होती है उससे एक्स्ट्रा डाइट एडिशनल फूड मिड डे मील प्रोग्राम में दिया जाता है। और ये एडिशनल फूड उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 1/3 कैलोरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है एंड 1/2 प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कवर करता है या सप्लाई करता है। यानी अगर किसी बच्चे को जितनी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 पार्ट मिड डे मील में दिया जाता है, बाकी उसको एडिशनल होम पे मिल जाती है। और जितनी टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 1/2 पोर्शन मिड डे मील के अंडर दिया जाता है, बाकी उसको होम पर डाइट के अंदर मिल जाता है। देन इस प्रोग्राम का जो डाइट का मेन्यू होता है वो मेन्यू फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है एंड जो लोकली अवेलेबल फूड होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो लोकली अवेलेबल फूड होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसका पर्पज़ ये है कि ताकि फूड प्रिपरेशन की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाए। लोकली अवेलेबल फूड को प्रायोरिटी देते हैं टू डिक्रीज कॉस्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपने मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। देन अभी रिसेंटली सितंबर 2021 में इस प्रोग्राम को रीनेम किया गया है और रीनेम करके इसका नाम रखा गया है पीएम पोषण प्रोग्राम। पीएम पोषण प्रोग्राम। इस पीएम पोषण का मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब वापस चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन थे। तो जो गलत स्टेटमेंट है उसका पता लगाना था। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि इट शुड प्रोवाइड 1/2 ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड 1/3 ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा था कि कैलोरी रिक्वायरमेंट का तो होता है 1/3 एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट का होता है हाफ। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना यहाँ पर गलत है। देन सेकंड है दिस इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यही हमने पढ़ा था। सेकंड अपना जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर
फूड या होम फूड, घर पे जो डाइट दी जाती है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट राइट है। देन डी में कहा है लोकली अवेलेबल फूड आर यूज्ड, तो ये स्टेटमेंट भी अपना राइट है कि लोकली अवेलेबल फूड को हम यूज करते हैं ताकि फूड प्रिपरेशन की कॉस्ट को कम किया जा सके। तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना राइट रॉन्ग है, और इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन एमटीपी अमेंडमेंट बिल, इन एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 द मैक्सिमम लिमिट, पूछी गई है मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी विथ द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये अमेंडमेंट बिल क्या है। तो सबसे पहले इंडिया में प्रेगनेंसी को लीगलाइज करने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट पास किया गया था, और इस एमटीपी एक्ट में बताया गया था कि अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक डॉक्टर के ओपिनियन से टर्मिनेट किया जा सकता है। देन अगर 12 से 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या 2 डॉक्टर के ओपिनियन से टर्मिनेट किया जा सकता है। देन इससे आगे की प्रेगनेंसी को हम लीगली टर्मिनेट नहीं कर सकते। देन इसके बाद इन मार्च 2021 इस एक्ट में कुछ करेक्शन किए गए, और करेक्शन करके इस एक्ट को रीनेम किया गया एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में अपने को बताया गया कि अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है, वहीं 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर 20 to 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो उसको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से टर्मिनेट कर सकते हैं। देन 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए मेडिकल बोर्ड के डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करता है इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए, अगर टर्मिनेट नहीं किया तो मैटरनल हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ सकते हैं, माँ की जान भी जा सकती है, उस स्थिति में हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि 12 वीक, तो 12 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए रिवाइज्ड बिल में एक आरएमपी की रिक्वायरमेंट ही होती है, 20 वीक तक ही एक आरपी की रिक्वायरमेंट होती है। देन सी ऑप्शन 24 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता होती है, और यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है सी। देन डी में एनी टाइम इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में कभी भी टर्मिनेट करने के लिए अपने को मेडिकल बोर्ड के डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मेडिकल बोर्ड के डिसीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी 24 वीक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ लक्ष्य प्रोग्राम, यानी कि लक्ष्य प्रोग्राम के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है एक्सेप्ट, एक ऑब्जेक्टिव को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्टिव लक्ष्य प्रोग्राम के। अपने को पता लगाना कि वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो लक्ष्य प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले लक्ष्य प्रोग्राम की बात करें तो लक्ष्य का मेन्स है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, यानी कि लेबर रूम में जो प्रेग्नेंट वुमन को केयर दी जा रही है उस केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसको हम कहते हैं लक्ष्य प्रोग्राम। और ये लक्ष्य इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव इस टाइप के थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था अपना रेड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, मैटरनल मोर्टालिटी को कम करना एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी को
कम करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव था इसका टू डिक्रीज नियोनेटल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी नवजात बच्चों के अंदर होने वाली अस्वस्थता और मृत्यु को कम करना। और थर्ड ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, यानी लेबर रूम में और ऑपरेशन थिएटर में हम जो केयर देते हैं वो कैसी होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोवाइड करने के लिए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली प्लानिंग, सेकंड है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, थर्ड है रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, एंड फोर्थ है रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव तो इस प्रोग्राम के हैं, लक्ष्य प्रोग्राम के बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन अपना ए जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का नहीं है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। देन फोर्थ क्वेश्चन इन MNCI infant from birth to 2 months of age are assessed for in IMNCI। IMNCI मीन्स ये एक इनिशिएटिव है IMNCI जो कि 1996 में WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। WHO एंड यूनिसेफ ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था IMCI के नाम से, यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस के नाम से, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। देन इस इनिशिएटिव को 2003 में इंडिया में लॉन्च किया गया IMNCI के नाम से, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, यानी WHO यूनिसेफ का जो इनिशिएटिव था उसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सिर्फ चाइल्डहुड इलनेस था, जबकि इंडिया में इसमें नियोनेट यानी NB ऐड किया गया था। तो इस IMNCI के अंडर जितने भी बच्चे हैं उनको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं बर्थ टू 2 मंथ, देन सेकंड कैटेगरी में आते हैं 2 मंथ टू 5 ईयर तक के बच्चे। दो कैटेगरी हो जाती है, फर्स्ट है बर्थ टू 2 मंथ एंड सेकंड है 2 मंथ टू 5 ईयर। देन इनमें असेसमेंट किया जाता है IMNCI के अकॉर्डिंग की जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो बच्चे बर्थ से लेके 2 मंथ तक के हैं, बर्थ से 2 मंथ तक के हैं, उन बच्चों में असेसमेंट किया जाता है पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। और पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन साइन है इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर वो है डायरिया, यानी कि इस एज ग्रुप के बच्चों में डायरिया के सिम्टम का या डायरिया का असेसमेंट किया जाता है। देन सेकंड कैटेगरी की बात करें 2 मंथ टू 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों में असेसमेंट किया जाता है डेंजर साइन का, डेंजर साइन का असेसमेंट करते हैं। और ये स्पेशली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डेंजर साइन है, जैसे कफ, निमोनिया एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। देन इसके साथ ही इस एज ग्रुप के बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी असेसमेंट हम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन में अपने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एज ग्रुप है अपना बर्थ टू 2 मंथ। तो बर्थ टू 2 मंथ के बच्चों में अभी हमने पढ़ा कि पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का असेसमेंट करते हैं, तो अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। डेंजर साइन अपन 2 मंथ टू 5 ईयर के बच्चों में असेस करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी 2 मंथ टू 5 ईयर के बच्चों में असेस किया जाता है। देन बोथ ए एंड बी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के असेसमेंट है। तो इस प्रकार अपना राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। देन अपना फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? 1974, 1978, 1985 एंड 2005। तो सबसे पहले 1971 की बात करें, 1971 में WHO ने
6 किलर डिजीज, जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं। कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 किलर डिजीज कौन कौन सी है, तो एक शॉर्ट ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं, DPT एंड MPT, ये 6 किलर डिजीज है। डी मीन्स डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, मीजल्स, पोलियो एंड TB। तो इन 6 किलर डिजीज से प्रिवेंशन के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था WHO के द्वारा 1974 में, जिसको अपन कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, या जिसको शॉर्ट में हम EPI के नाम से जानते हैं। देन 1978 में ये प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया, यानी कि EPI इन इंडिया। देन इसके बाद 1985 में कुछ एडिशनल वैक्सीन ऐड की गई इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को रीनेम किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देन 2005 की बात करें तो 2005 में अपने NRHM स्टार्ट हुआ था, और वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन था वो NRHM के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इसी के साथ ही JSY एंड RCH फेज सेकेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव 2005 में लॉन्च हुए थे। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है, इन विच ईयर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंडिया में तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1985 में। अपना राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1985। देन 6th क्वेश्चन, 4D ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या RBSK। क्वेश्चन पूछा है कि RBSK जो प्रोग्राम है उसके 4D कौन से हैं। तो RBSK मीन्स राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि स्टार्ट किया गया था फरवरी 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि 0 to 18 ईयर तक के जो चाइल्ड है उनमें 4D का पता लगा के उनका जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना। और इस प्रोग्राम के 4D थे। फर्स्ट D का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, सेकेंड डेफिशिएंसी, थर्ड डिजीज एंड फोर्थ डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का अपना फर्स्ट जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। बाकी बी में दे रखा है ड्रग एब्यूज, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी एंड डिफेक्ट एट बर्थ। उसी तरह बाकी ऑप्शन भी दे रखे हैं, जिनमें एक या 2D तो राइट है अपने, लेकिन 4D एग्जैक्टली राइट नहीं है। तो अपना इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ए वो राइट आंसर है, जिसमें 4D डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले एंड इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें 4D का पता लगाना और उनका तुरंत जितना जल्दी हो सके मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव से ये प्रोग्राम फरवरी 2003 में स्टार्ट किया गया था। देन 7th क्वेश्चन अपना, माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है ANC, सेकंड है इम्यूनाइजेशन, थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ये जो माँ इनिशिएटिव है ये 5 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया, और जिसका ऑब्जेक्टिव है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एजुकेशन देना और राइट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने सी, माँ इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1962, 2020, 1997 एंड 1992। 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। देन
1992 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की स्टडी की गई थी। क्योंकि ये प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था तो 1992 में इस प्रोग्राम की स्टडी की गई, और स्टडी करने के बाद 1997 में इस प्रोग्राम को रिवाइज्ड किया गया और नाम दिया गया रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, और इसी के साथ डोट्स थेरेपी भी स्टार्ट की गई थी। देन 2020 में इस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से, और जिसका ऑब्जेक्टिव था कि 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया। 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देने के ऑब्जेक्टिव से ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बनाया गया 2020 में। और इसी के साथ एक पेशेंट ट्रैकिंग के लिए सिस्टम डेवलप किया गया जिसको कहते हैं निक्से पोर्टल डेवलप किया गया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निक्से पोर्टल या निक्से किससे रिलेटेड है, तो निक्से रिलेटेड है ट्यूबरकुलोसिस से या ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन से। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2020 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, या हम कह सकते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से रीनेम किया गया था। Then next question, in following which intervention is not included in ICDS? ICDS means Integrated Child Development Scheme. Integrated Child Development Scheme। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो ICDS स्कीम है, वो 2 अक्टूबर 1975 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस ICDS प्रोग्राम के अंडर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर चलाए जाते हैं और उन आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिनमें आती है अपने इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, हेल्थ एजुकेशन एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये कुछ 4 टाइप की सर्विस आंगनवाड़ी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट जिसमें इम्यूनाइजेशन, सेकंड हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ चेकअप एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन में अपने को पूछा है इन विच फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ICDS, यानी कौन सा काम ICDS के अंडर नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन भी एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी। लास्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी आयोडीन से होने वाली डेफिशिएंसी का प्रिवेंशन ICDS के अंडर नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड 1953, 1958, 1977 एंड 2003। तो इसका रिव्यू करें तो 1953 में तो अपने बना था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था।
और इस प्रोग्राम को रीनेम किया गया था 1958 में नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। देन 1977 में बनाया गया था मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। एंड 2003 में 6 वेक्टर बोर्न डिजीज का एक कंबाइन प्रोग्राम बनाया गया था, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। 2003 में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम, ये कंबाइंड प्रोग्राम है 6 डिजीज के लिए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज वेक्टर बोर्न प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। अभी रिसेंटली नोट से 22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी डिजीज नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो अपना नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है 2003 में बनाया गया था, इसमें 6 डिजीज जो इंक्लूड है वो इस प्रकार है। फर्स्ट डिजीज मलेरिया, सेकंड डिजीज डेंगू, थर्ड डिजीज चिकनगुनिया, फोर्थ डिजीज है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, फिफ्थ डिजीज है काला आजार एंड सिक्स्थ डिजीज है फाइलेरिया। तो इन 6 डिजीज का एक कंबाइन प्रोग्राम बनाया गया था जिसको हम कहते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम।